प्यारे छात्रों, हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर है क्लास 10 सब्जेक्ट कोड 201, इसमें आपके जो टोटल क्वेश्चन आते हैं 37। पेपर को दो खंड में डिवाइड किया गया है, खंड अ और खंड ब। खंड ए में जो क्वेश्चन आएंगे वो आते हैं 27 प्रश्न आते हैं और इसमें आपको मिलेंगे एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, लिस्ट ए और लिस्ट बी, इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। और खंड ब में टोटल आपके 10 प्रश्न आते हैं। तो इस प्रकार पूरे पेपर में आपके टोटल क्वेश्चन आते हैं 37। पूर्णांक पेपर में यहाँ पे लिखा हुआ है 100 मार्क्स का। एक्चुअली 100 मार्क्स का पेपर होता नहीं है, पेपर सिर्फ आपका 80 मार्क्स का ही होता है। 20 मार्क्स आपके असाइनमेंट्स के होते हैं और पेपर को करने के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलता है। एक बार फिर समझिए, हिंदी का पेपर सब्जेक्ट कोड 201 क्लास 10 खंड अ और खंड ब, टोटल आपको करने पड़ेंगे 37 क्वेश्चंस। सेक्शन ए में यानी कि खंड ए में आपको मिलेंगे 27, जिसमें से ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यू और लिस्ट ए और तथा लिस्ट बी जैसे प्रश्न होते हैं। और खंड ब में टोटल आपको मिलेंगे 10 प्रश्न। पेपर को करने के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा और आपका जो पेपर होता है 80 मार्क्स का पेपर होता है। 20 मार्क्स आपके असाइनमेंट के होते हैं। तो अब मैं आपको बता रहा हूं जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर आया था वो आपको किस तरह समझना चाहिए और किस तरह करना चाहिए। इसको समझने के बाद आपको यह बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि आपको पेपर किस प्रकार सॉल्व करना है और पेपर का क्या फॉर्मेट रहता है। प्यारे छात्रों, ये तो आपको समझ में आ गया है कि 37 क्वेश्चन है। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित प्रश्नों के रिक्त स्थान भरिए और उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी कि ये आपको क्वेश्चन दे रखा है और इसमें एक आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है, ये आपको भरना है। मनुष्य के बारे में अपनी बात को अधिक स्पष्ट करने के लिए कबीर ने सोने के कलश का उदाहरण दिया है। कबीरदास जी कहते हैं ना, सुमिरन कलश सुरा भरा, यानी कि जो सोने का मटका होता है वो यहाँ पे बताया गया है। तो कलश। आजादी कविता के अनुसार आजादी का संबंध किससे है? श्रम से है, कर्म से है और बलिदान से है। चंद्रग्रहणा से लौटती बेर कविता में शोषक वर्ग का प्रतीक कौन है? तो उसका आंसर है बगुला। इस कविता में बताया गया है कि बगुला किस प्रकार मछली को दबोच लेता है और मछली सोचती है कि बगुला पूजा पाठ कर रहा है। तो बगुला क्या करता है? शोषण करता है। किसका शोषण करता है? मछली का। बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता के आधार पर सही मिलान वाला विकल्प चुनें। यानी कि बूढ़ी पृथ्वी कविता में क्या बताया गया है? पृथ्वी जवान नहीं, पृथ्वी तो बूढ़ी है। पेड़ क्या है? खुश है, पेड़ तो खुश नहीं है। वातावरण क्या है? प्रदूषित है। ये बात बिल्कुल सही है। नदी साफ सुथरी बिल्कुल भी नहीं है। तो वातावरण प्रदूषित, यह बिल्कुल सही मिलान वाला विकल्प है। प्रश्न नंबर जो 3 है वो 3 नंबर का ही है। आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 विकल्प दे रखे हैं। थर्ड का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और इनमें से कोई 3 आपको करने हैं। आह्वान कविता के अनुसार भारत में अनेक धर्म और जाति के लोग रहते हैं। तो ये हो गया आपका 1 नंबर पक्का। आजादी केवल राजनीतिक नहीं होती, इसके अनेक अर्थ और प्रकार हैं। ये हो गया आपका दूसरा नंबर पक्का। ये यहाँ पे आप कर सकते हैं। बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता में पेड़ों के हजारों हाथ हिलाने से क्या अभिप्राय है? यानी बूढ़ी पृथ्वी का दुख जो कविता है जो निर्मला जी ने लिखी है, पेड़ जो अपने 1000 हाथ हिला रहे हैं उसका क्या अभिप्राय है? तो वो बचाव के लिए, पेड़ अपने बचाव के लिए पुकार रहे हैं। तो ये हो गए आपके वाक्यांश भरो। आपने वाक्यांश भर दिए या शब्द भर दिए। प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। आह्वान कविता के अनुसार कर्म रूपी तेल के बिना भाग्य रूपी दिया नहीं जल सकता। कोई 2 ऑप्शंस आपको सॉल्व करने हैं। तो यहाँ बताया गया है कि आह्वान कविता जो है उसमें ये बताने की कोशिश की गई थी कि कर्म रूपी तेल के बिना भाग्य रूपी दिया नहीं जल सकता।
आजादी कविता में दर्जी ने अपने अनुभवों के आधार पर बताया है, क्या बताया है? भोजन, पानी और अज्ञानी को ज्ञान और आवश्यकताओं की पूर्ति ही आजादी है। वहां पर उस्ताद जो एक दर्जी है अपने शागिर्द को बताता है, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, थके हारे को बिस्तर और अज्ञानी को ज्ञान, यही है आजादी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के रिक्त स्थान पर एक शब्द या वाक्यांश से भरकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। कवि वृंद के अनुसार निरंतर अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी समझदारी और ज्ञानी बन जाता है। 5वें का फर्स्ट ये हो जाएगा आपका। सरसों हो गई सयानी कविता में सरसों को सयानी लड़की बनाकर प्रस्तुत करने में मानवीकरण अलंकार है। कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है। यहाँ पर सरसों को एक मानव के रूप में दिखाया गया है। प्रश्न नंबर 6 बहुत ही आसान रहेगा आपको करने के लिए। ये यहाँ पर आप बहुत ही आसानी से नंबर कमा सकते हैं। यहाँ पर एक काव्यांश दे रखा है और काव्यांश आपको पढ़ना है। पहले आप इसे अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, पूरा काव्यांश आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। काव्यांश को पढ़ने के बाद उसमें से आपको एमसीक्यू टाइप के आंसर देने पड़ेंगे। चलिए तो फिर एक बार काव्यांश को पढ़ लेते हैं। देखो प्रिय विशाल विश्व को आंख उठाकर देखो, अनुभव करो हृदय से अनुपम सुषमा कर देखो, यह सामने अथाह प्रेम का सागर लहराता है, कूद पड़ूं तेरो इसमें ऐसा जी में करता है। यानी कि सागर में कूद पड़ूं ये मेरा जी करता है। रत्नाकर गर्जन करता है, मलयालिन बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। हृदय में क्या भरा रहता है? हौसला भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमा अपना करके घर के कोने कोने में लहरों पर बैठा फिरूं। लहरों पर बैठने की बात कर रहा है यहाँ पे। जी भर के, वो भी जी भर के निकल रहा है जल नद तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर को मानो कांत कंगूरा, लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। प्यारे छात्रों, पेपर में भी आपको पहले इसे पढ़ना होगा, तुक्के मत लगाना, क्योंकि इसको पढ़कर आप इसमें से ही आंसर बहुत आसानी से दे पाओगे। कवि अपनी प्रिय से किसे देखने को कह रहा है? विशाल विश्व को, यानी कि जो पूरा संसार है उसको देखने के लिए कह रहा है। कवि के हृदय में क्या हौसला भरा रहता है? लहरों पर बैठकर सागर के कोने कोने में घूमने का हौसला। कवि ने उगते हुए सूर्य की कल्पना किस रूप में की है? लक्ष्मी के मंदिर में चमकते अधूरे बिंब के रूप में। लक्ष्मी के मंदिर में चमकते अधूरे बिंब के रूप में ये उन्होंने कल्पना की है। कमला के कंचन और स्वर्ण सड़क में कौन सा अलंकार है? देखिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार होगा। कमला में क आ रहा है और कंचन में क आ रहा है, क शब्द की आवृत्ति 2 बार हो रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। 7वां, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बहादुरगढ़ छोड़कर जाते हुए भी अपने क्या होने का सबूत दे जाता है? बहादुर पाठ जो अमरकांत जी ने लिखा है। बहादुर जो नेपाली लड़का था वो अमरकांत जी के घर से भाग जाता है, उसे ऐसा लगता है कि अब यहाँ पर उसकी पिटाई होगी, तो वो क्या होने का सबूत देकर जाता है कि वह निर्दोष है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बुरी प्रवृत्तियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? पशुता, यानी कि नाखून का बढ़ना पशुता का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते हैं। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर रिक्त स्थान भरिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इंट्रो के बाद समाचार थोड़े विस्तार से दिया जाता है, इसे समाचार या घटना का क्या कहते हैं? ब्यौरा। क्या कहते हैं? ब्यौरा। अखबार की दुनिया नामक पाठ से ये प्रश्न लिया गया है, तो इसे हम क्या कहते हैं? ब्यौरा कहते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है सुखी राजकुमार से। लिखने वाले हैं इस पाठ को ऑस्कर वाइल्ड। सुखी राजकुमार कहानी में गौरैया बार बार किस देश में जाने का जिक्र करती है? चीन, मिस्र, जर्मनी या लंदन? तो इसका उत्तर है मिस्र। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त
विकल्प छांटकर अपनी पुस्तिका में लिखिए। अंधेर नगरी और चौपट राजा की कल्पना का क्या कारण है? अंधेर नगरी और चौपट राजा जो आपका एक पाठ है, जिसको लिखने वाले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, उसकी जो कल्पना की गई है किस आधार पर की गई है? ब्रिटिश शासन की न्यायप्रियता को उभारने का दृष्टिकोण? नहीं। दर्शकों के लिए हास्य रस का वातावरण बनाने का प्रयास? बिल्कुल भी नहीं। ब्रिटिश शासन को सीधे तौर पर आलोचना कर पाने की स्थिति, यानी कि ब्रिटिश शासन के बारे में आलोचना करने की कोशिश की गई है यहाँ पर, लेकिन सीधे तौर पर नहीं की गई है। शतरंज के खिलाड़ी, शतरंज के खिलाड़ी जो पाठ है प्यारे छात्रों, आप जानते हो शतरंज के खिलाड़ी पाठ किसने लिखा है? मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। वाजिद अली शाह के बंदी बनाए जाने का मिर्जा और मीर को कोई मलाल नहीं था। क्यों नहीं था भाई? मीर और मिर्जा तो शतरंज खेल रहे थे और बहुत ज्यादा शतरंज खेलते थे सुबह से शाम तक। वो वाजिद अली शाह से ईर्ष्या यानी कि नफरत करते थे? ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं थी। शतरंज का बादशाह अधिक महत्वपूर्ण था। मीर और मिर्जा के लिए वाजिद अली शाह से भी ज्यादा महत्वपूर्ण कौन था? शतरंज का बादशाह। इसलिए उन्हें कोई मलाल ही नहीं था। अब चलते हैं आगे वाले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10, शतरंज के खिलाड़ी कहानी के अनुसार शासक निकम्मा होने पर देश का क्या हाल हो जाता है? अगर किसी देश के राजा, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री निकम्मे हो तो वहां का क्या हाल हो जाता है? देश खुशहाल हो जाता है? गलत बात है। देश विकास की ओर बढ़ता है? ये भी गलत बात है। देश भोग विलासी और कामचोर हो जाता है? ये बिल्कुल सही बात है। 11, प्रश्न नंबर 11 की तरफ चलते हैं। जो पत्र किसी एक कार्यालय द्वारा किसी अन्य कार्यालय को भेजे जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कार्यालयीय पत्राचार कहते हैं। एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में भेजे जाने वाले पत्र को हम क्या कहते हैं? कार्यालयीय पत्रचार कहते हैं। अब चलते हैं सेकंड, 11वें का सेकंड। दूरदर्शन में भी समय की पाबंदी होती है, इसलिए उन्हें जरूरत पड़ती है सार लेखन की। दूरदर्शन यानी कि जब टीवी पर जब खबरें दिखाई जाती हैं तो बहुत कम समय होता है, इसलिए वहां पर वो क्या करते हैं? सार लेखन। क्वेश्चन नंबर 12, मगर आपने उन्हें सिर पर चढ़ा रखा है यह मुनासिब नहीं है। इस वाक्य में प्रयुक्त मुहावरे का अर्थ है बहुत लाड प्यार से बिगाड़ देना। किसी को सर पर चढ़ाना यानी कि बहुत लाड प्यार करना और उसे बिगाड़ देना। ऐसी नगरी जहां तानाशाह की सत्ता है, न्याय का आडंबर होता है, ऐसी नगरी को क्या कहते हैं? सुंदर नगरी, जीवित नगरी, खुशहाल नगरी या अंधेर नगरी? तो उत्तर है अंधेर नगरी। फीचर में किसका होना आवश्यक है? देखिए फीचर अखबार की दुनिया नामक पाठ से लिया गया है और फीचर जो होता है उसमें किसी शिक्षा का या किसी सूचना का होना आवश्यक है, किसी जानकारी का होना आवश्यक है। भारत की बहादुर बेटियां, उसमें कल्पना चावला की कहानी है, वह एक फीचर है। और फीचर में क्या होता है? कोई जानकारी होती है, कोई सूचना दी जाती है और इसी को हम बोलते हैं फीचर। प्रश्न अलग से भी पूछा जाता है फीचर क्या होता है, लेकिन फीचर में किसका होना आवश्यक है? किसी जानकारी का, किसी शिक्षा का, किसी सूचना का होना आवश्यक होता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। निम्नलिखित में से किन्हीं दो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। याद रखिए सिर्फ दो करने हैं। चलिए भाई फिर देखते हैं कौन से दो करने हैं। शतरंज के खिलाड़ी कहानी के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। शतरंज के खिलाड़ी जो है उसे किसने लिखा है? मुंशी प्रेमचंद। अंधेर नगरी में राजा के अधिकारी चापलूस और मूर्ख हैं। ये याद रखिए, वहां पे जो अधिकारी थे वो चापलूस थे और मूर्ख थे। बहादुर कहानी में वाचक कई बार पड़ोसियों को सुना चुका है। जिसके पास जिगरा है, जिसके पास कलेजा है, वही आजकल नौकर रख सकता है। बहादुर कहानी में वाचक, वाचक का नाम आप बताएंगे मुझे? अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में बता देना। बहादुर कहानी में जो वाचक हैं अमरकांत जी हैं, कई बार पड़ोसियों को सुना चुके हैं कि जिसके पास जिगरा है वही आजकल नौकर रख सकता है। प्यारे छात्रों, आपको किताब 1, किताब 2 से संबंधित सारी वीडियो मिलेंगी। आपको महत्वपूर्ण एमसीक्यू के लिए अलग वीडियो मिलेगी। हिंदी के पेपर से जुड़ी हुई 5 वीडियो आपको लगातार मिलेंगी। आप उन्हें बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा। किसी भी चैनल से बेहतर स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको। और ये जो पीडीएफ मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ,
इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। निम्नलिखित संवाद किस पात्र के हैं? देखिए, संवाद का मतलब होता है डायलॉग, यानी कि पाठ के अंदर यह बात किसने बोली है। किन्हीं दो की पहचान कीजिए और उनके नाम लिखिए। चलिए सब पहचान लेते हैं। बहादुर, आकर नाश्ता क्यों नहीं कर लेते? ये बात किसने कही है? निर्मला ने कही है। और निर्मला कौन थी? अमरकांत की बीबी और किशोर की माँ। बिल्कुल, बिल्कुल पत्थर का भिखारी, यह सुखी राजकुमार की मूर्ति को देखकर कहा गया था। और किसने कहा था? जो नगर का मेयर था, उसने कहा था भाई बिल्कुल पत्थर का भिखारी है, क्योंकि सुखी राजकुमार के शरीर पर से सारा सोना चांदी वस्त्र आभूषण गौरैया ने राजकुमार के कहने पर गरीब लोगों में दान कर दिए थे। तो ये दो संवाद वहां से लिए गए हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। नीचे दिए गए कथनों में से किन्हीं दो कथनों को उत्तर पुस्तिका में लिखिए और बताइए कि वे सही हैं या गलत। यानी कि जो चार बातें लिखी गई हैं वो उनमें से कौन सी बात सही है या गलत, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अंधेरी नगरी के राजा बहुत न्यायप्रिय हैं, ये सही है या गलत? गलत है। समाचार संवाददाताओं के विचारों पर आधारित होते हैं। जो भी समाचार दिखाए जाते हैं वो संवाददाता यानी कि जो समाचार पढ़ के सुनाता है या बोलता है उसके विचारों पर आधारित होते हैं? नहीं, यह बात गलत है। समाचार विचारों पर आधारित हो ही नहीं सकते। नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के अनुसार? अच्छी तरह सोच समझ परख कर हमें किसी वस्तु या पद्धति को अपनाना चाहिए। ये बात तो सही है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संयम एवं दूसरों के डैश के प्रति डैश होना ही मनुष्य को पशु से श्रेष्ठ बनाता है। तो संयम एवं दूसरों के दुख सुख के प्रति संवेदनशील होना ही मनुष्य को पशु से श्रेष्ठ बनाता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। नीचे दिए गए पाठ और पात्रों के दो सही युग्म चुनिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। देखिए, यहाँ पर चार पाठ के नाम दे रखे हैं: अंधेर नगरी, सुखी राजकुमार, शतरंज के खिलाड़ी और बहादुर। सबसे पहले मैं आपको एक बार इन सारे पाठ के लेखकों के नाम बता रहा हूं, गौर से सुनिए। अंधेर नगरी जो नाटक है वो लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। सुखी राजकुमार ऑस्कर वाइल्ड ने। शतरंज के खिलाड़ी मुंशी प्रेमचंद ने। बहादुर अमरकांत ने। अब कौन सा पात्र कहां पे था? तो शतरंज के खिलाड़ी में थी बेगम। बेगम कहां पे थी? शतरंज के खिलाड़ी में। सुखी राजकुमार में था मेयर, जो मेयर आया था जिसने सुखी राजकुमार की मूर्ति को हटाने का आदेश दिया था, वो कहां पे था? सुखी राजकुमार पाठ में। ठीक है जी। अब आ जाओ जी अंधेर नगरी। अंधेर नगरी में कौन थे? महंत जी थे। जो गोवर्धन दास और नारायण दास के गुरु जी थे, वो महंत जी कहां पे थे? हमारे अंधेर नगरी पाठ में। अब बची निर्मला जी। तो निर्मला जी कहां पे थी? निर्मला जी थी बहादुर पाठ में। जो अमरकांत की पत्नी थी, धर्म पत्नी थी, उनका नाम क्या था? निर्मला। तो हमने तो कर दिए मिलान। आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर लेना। प्रश्न नंबर 19 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित दो में से किन्हीं दो रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए, यानी कि कुछ ब्लैंक स्पेस है, भरना है। अखबार की आय का प्रमुख साधन होते हैं। क्या होते हैं भाई? अखबार की कमाई कहां से होती है? विज्ञापन से। कहां से होती है? विज्ञापन से। शतरंज के खिलाड़ी कहानी के अनुसार लखनऊ, यानी कि उस समय का जो लखनऊ था, भोग विलास के रंग में डूबा था, अय्याशियों के रंग में डूबा था, भोग विलास के रंग में डूबा हुआ था लखनऊ। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 19। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। प्यारे छात्रों, बहुत ही आसान नंबर होते हैं काव्यांश और गद्यांश को पढ़ना और उसमें से प्रश्न के उत्तर छांटना। तो यहाँ पर पहले तो था काव्यांश जो आपने पहले देखा था, और अब क्या है? गद्यांश। देखिए, काव्यांश क्या होता है? काव्यांश होता है कविता के रूप में जो आपने पढ़ा था। और गद्यांश क्या होता है?
गद्यांश एक कहानी या एक पैराग्राफ के रूप में होता, तो यहाँ पे एक ये पैराग्राफ दे रखा है। ये पूरा का पूरा पैराग्राफ है, 4 नंबर का है। फ्री के नंबर होते हैं 4। पेपर में पास होने के लिए थ्योरी में सिर्फ आपको 24 नंबर चाहिए होते हैं। दोबारा बता देता हूँ, अगर आपको पेपर थ्योरी में पास होना है तो 24 नंबर चाहिए होते हैं, बाकी आपके असाइनमेंट से जुड़ जाते हैं। थ्योरी में कम से कम 24 नंबर होने चाहिए, तब जाके पास होते हैं। अगर थ्योरी में 20 नंबर आए और 20 नंबर असाइनमेंट में मिल गए, तब पास नहीं होगे। थ्योरी में 24 और बाकी असाइनमेंट के नंबर जोड़कर अगर आपके 33 नंबर हो जाते हैं तो आप पास हो जाते हो। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपने क्या करना है, गद्यांश को पढ़ना है। उससे पहले काव्यांश पढ़ा था। गद्यांश को पढ़ने के बाद 4 प्रश्नों के आंसर दे देने हैं। तो ये आपके सामने आ जाएगा आपका 4 नंबर। अब देखते हैं स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता, ये दोनों शब्द आपको क्या शिक्षा देते हैं। इसका आंसर है, इसमें से पढ़ लिया है मैंने, फिर बता रहा हूं। परालंबन या पराश्रितता त्याग कर अपने पैरों पर खड़ा होना। ठीक है जी, आप इसे पढ़ लीजिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब अगला, परावलंबी जीवन मनुष्य को क्या बना देता है, हीन और बौना। क्या बना देता है, हीन और बौना। स्वाधीनता को स्वर्ग का द्वार और पुण्य कार्यों का परिणाम माना गया है। ये वाला जो फिल इन द ब्लैंक्स है आपको करना है। स्वाधीनता को क्या माना गया है, स्वर्ग का द्वार और पूर्ण कार्यों का परिणाम माना गया है। स्वाधीनता शब्द का विलोम शब्द क्या है, पराधीनता। क्या है, पराधीनता। स्वाधीनता विलोम, विलोम यानी कि उल्टा, क्या है जी, पराधीनता। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी कि आपको सबसे बेहतरीन विकल्प लिखना है। प्यारे छात्रों, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। जैसे यहाँ पे लिखा है यश का सही विलोम शब्द लिखिए, तो अपयश। उत्तर लिखते समय बस आपको यही लिखना है, अपयश, सिर्फ इतना लिखना है। ये सब लिख के सही गलत करने की जरूरत नहीं है। बस आप यश लिखिए, यश का विलोम शब्द क और अपयश, ये उत्तर है और इतना ही आपको लिखना होगा, बाकी कुछ नहीं लिखना। छात्रों के रहने का स्थान क्या कहलाता है, कारावास। अरे कारावास में तो कैदी रहते हैं भाई, उसको क्या बोलते हैं, छात्रावास। छात्रों के रहने का स्थान क्या है, छात्रावास। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ। 2 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से एक करना है, तो हम कर लेते हैं। लंबा है उदर जिसका, लंबोदर गणेश जी को कहा जाता है भैया। लंबा है उदर जिसका, उसको क्या कहा जाएगा, विग्रह का समस्त पद क्या है, लंबोदर। लंबा है उदर, उदर यानी कि पेट, लंबोदर। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। 2, सिर्फ 2 करने। परोपकार का संधि विच्छेद कीजिए, पर धन उपकार बराबर परोपकार। सुधन आगत यानी कि स्वागत, ये 23वां हो जाएगा। बहुत आसान तरीके से हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 24 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। परिक्रमा शब्द में उपसर्ग, उपसर्ग क्या है, देखिए 2 होता है, एक तो होता है उपसर्ग, एक होता है प्रत्यय। परिक्रमा में परे, जो परे शब्द है वो क्या है, उपसर्ग है। विश्राम में वे उपसर्ग है। अब प्रत्यय की बात करते हैं, तो प्रत्यय जो पीछे के शब्द होते हैं, जैसे कि लेखक, ले धन अक, लेखक, तो ये यहाँ पे आपका उपसर्ग और प्रत्यय हो जाएंगे। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है, मिश्र यानी कि मिश्रित वाक्य कौन सा है। जब वह मुंबई गया तब उसने वहां नया व्यापार शुरू कर दिया। वह 2 दिन गांव में रहकर सबका प्रिय हो गया। संतोषी व्यक्ति जंगल में खुश रहते हैं। अतिथि आए और कार्यक्रम शुरू हो गया। तो यहाँ पे मिश्र वाक्य, जब वह मुंबई गया तब वहां नया व्यापार शुरू कर दिया, यहाँ पर ये एक मिश्र वाक्य है, यानी कि मिश्रित वाक्य, कई वाक्यों को जोड़कर बना है, तो ये हो गया आपका मिश्र वाक्य। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य छांटिए। मैंने अखबार पढ़ी, गलत। मैंने अखबार पढ़ूंगी, ये भी गलत। मैंने अखबार पढ़ा, ये सही है भाई, शुद्ध है बिल्कुल एकदम। मैंने अखबार पढ़ा। यहाँ भैंस का ताजा दूध मिलता है, यह भी शुद्ध वाक्य है। ऐसा तो नहीं कह सकते यहाँ ताजी भैंस का दूध मिलता है, अरे भाई गलत है ये तो क वाला सही है, यहाँ भैंस का ताजा दूध मिलता है, शुद्ध है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ।
फूले न समाना। फूले न समाने का क्या अर्थ है? फूले न समाने का अर्थ है अत्यंत प्रसन्न होना। अब देखते हैं 27वीं का सेकंड। रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित मुहावरा चुनकर कीजिए। क्या जी? 4 मुहावरे दे रखे हैं। इनका पहले मैं आपको मतलब भी बताऊंगा। पापड़ बेलना, नाक मुंह चढ़ाना, जो तोड़ करना, पलके बिछाना। तो मेहमान जब आते हैं तो हम क्या करते हैं उनके लिए? पलके बिछाते हैं। नाक मुंह तो नहीं चढ़ाते, यानी कि मुंह तो नहीं चढ़ाते, जोड़ तोड़ तो नहीं करते, हिसाब तो नहीं लगाते भाई कि कितने मेहमान आए हैं, ऐसा तो नहीं करते। पापड़ भी नहीं बेलते। क्या करते हैं उनके लिए? पलके बिछाते हैं। जब भी मेहमान आते हैं तो मेहमान के स्वागत में क्या किया जाता है? पलके बिछाई जाती है। प्यारे छात्रों, अब तक आपने कर लिया खंड अ। खंड अ में 1 से लेके 27 तक के क्वेश्चन थे। अब खंड ब की तरफ चलेंगे। खंड ब में आपके जो टोटल क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं 10। अब आप उन 10 क्वेश्चंस को देखेंगे, समझेंगे। प्रश्न नंबर 28, खंड ब का पहला प्रश्न। निम्नलिखित काव्यांश के कवि और कविता का नाम उल्लेख करते हुए काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। चलिए साहब, तो यहाँ पर हम चलते हैं पहले। पावस देख रहमन मन, कोमल सादे मोन, अब दादुर भक्ता भय और हमको पूछत कौन। तो देखिए, कवि जो हैं इसके वो हैं रहीमदास। पता चल गया हमें कि रहीमदास जी लिख रहे हैं, तो रहीमदास से हो गया। ठीक है। अब रहीमदास जी क्या कहते हैं? पावस देख रहमन मन, कोयल साधे मौन। कोयल क्या हो जाती है? चुप हो जाती है। क्यों चुप हो जाती है? अब दादुर भक्तावे, दादुर यानी कि मेढक, और हमको पूछत कौन। तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं रहीमदास जी, जब बारिश का समय आता है तो उस समय कोयल चुप हो जाती है। कोयल कभी बारिश में कुकू कुकू नहीं करती, वसंत ऋतु में कुकू कुकू करती है। उस समय बारिश में तो सिर्फ मेढक टर टर की आवाज करते हैं। तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा है, जब मूर्ख लोग मंच पर आ जाएं, मूर्ख लोग आपके सामने आ जाएं, तो समझदार आदमी उनसे बहस नहीं करता, चुपचाप वहां से चुप होकर निकल लेता है या उनकी बात चुपचाप सुनता रहता है। क्योंकि वक्ता कौन हो गए अब? दादुर। मूर्ख लोग, मेढक लोग क्या हो गए? वक्ता हो गए। और कोयल क्या हो गई है? चुप। कोयल साधे मौन और हमको पूछत कौन। भैया अब हमें कौन पूछेगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 29 की तरफ। सब प्रसंग व्याख्या कीजिए, यानी कि प्रसंग भी लिखना है और व्याख्या भी करनी है। तो ये पंक्तियां आपको पढ़नी होंगी। गुमसुम बूढ़ी पृथ्वी से उसका दुख। तो हमें पता चल गया है कि ये जो पंक्तियां ली गई हैं ये कहाँ से ली गई हैं? बूढ़ी पृथ्वी के दुख से ली हैं। तो पहले लिखेंगे इसका प्रसंग। यह जो पंक्तियां हैं हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के बूढ़ी पृथ्वी का दुख नामक कविता से ली गई हैं और इसको जो लिखने वाले हैं वो हैं निर्मला जी। तो ये तो हो गया प्रसंग और इसकी करेंगे व्याख्या। तो व्याख्या में क्या लिखेंगे कि हमारी धरती माता, हमारी बूढ़ी पृथ्वी कभी भी शिकायत नहीं करती और एक मनुष्य है जो मनुष्य का धर्म है अपनी पृथ्वी की रक्षा करना, प्रदूषण से मुक्त करना, गंदगी ना फैलाना। तो मनुष्य को उसका दुख दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो क्षमा करना। तो निर्मला जी कह रही हैं क्षमा करना, मुझे तुम्हारे आदमी होने पर संदेश है, मुझे तुम्हारे आदमी होने पर संदेह है। संदेश लिखा हुआ है यहाँ पर, संदेह होना चाहिए। मुझे तुम्हारे आदमी होने पर संदेह है, यानी कि शक है, डाउट है, क्योंकि तुमको बूढ़ी पृथ्वी का दुख दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के 20 से 25 शब्दों में उत्तर लिखिए। लिख देंगे। 20 से 25 का मतलब क्या हो गया? लगभग लगभग 5 से 6 लाइन हो गई। ठीक है, यानी कि हर एक आंसर जो लिखना है आपको कम से कम 6 लाइन में लिखना है। कवि वृंद के अनुसार अभ्यास करने का क्या अर्थ होता है? वृंद कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़वत होत सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पर पड़े निशान। तो यहाँ पर वृंद क्या कहते हैं? अगर किसी काम को मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी बार बार करता है तो उसे निश्चित रूप से क्या मिलता है? सफलता हासिल हो जाती है। अभ्यास आदमी को समर्थ बनाता है, शक्तिशाली बनाता है और इस लायक बनाता है कि वो अपने कार्य में निपुण हो जाए। और मूर्ख से मूर्ख इंसान भी अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस करने से किसी भी काम में सफल हो जाता है। अब इसमें हम, क्योंकि हमें 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, तो अगला देखते हैं हम। चंद्र गहना से लौटती बहर कविता में
क्या प्राकृतिक संसाधनों का मनमाना उपयोग करना हमारा अधिकार है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम मनुष्य हैं, प्रकृति के संसाधन, तालाब, पेड़, क्या हम उनका मनमाना उपयोग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि यह हमारा अधिकार है ही नहीं। हमारा कर्तव्य है कि हम संसाधनों का प्रयोग करें और उन संसाधनों की रक्षा करें और अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए उन संसाधनों को सुरक्षित रखें। अगला जो प्रश्न है, नगरों की अपेक्षा ग्रामीण अंचल को प्रेम के लिए अधिक उर्वरक क्यों माना गया है? यानी कि प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं, लोगों के लगाव और जुड़ाव की बात करते हैं, तो गांव में ज्यादा होता है, नगरों में कम। क्यों? भैया इसका सीधा सा जवाब ये है, नगरों में लोगों के जो संबंध होते हैं वो औपचारिक संबंध होते हैं। नगरों में जो संबंध होते हैं वो काम के संबंध होते हैं, और ग्रामीण क्षेत्र में जो संबंध होते हैं वो पारिवारिक संबंध होते हैं, सामाजिक संबंध होते हैं, लगाव के संबंध होते हैं। गांव के अंदर सभी एक दूसरे को जानते हैं, नाम से जानते हैं, पिताजी के नाम से जानते हैं। इस तरह नगरों में जो प्यार है वो कम है और गांव में जो प्यार होता है वो ज्यादा होता है। तो ये हो गए आपके 3 ऑप्शन, 25 से 30 शब्दों के बीच में आप इसे लिख लेना। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 31 की तरफ। बहादुर के व्यक्तित्व पर टिप्पणी कीजिए। 3 प्रश्न यहाँ पे 4 पूछे गए हैं, 4 में से ये देखो 31 में क्या है, 4 पूछे गए, 4 4 में से आपको क्या करना है, 3 प्रश्नों के उत्तर देने। ठीक है भाई, दे देते हैं। बहादुर के व्यक्तित्व पर टिप्पणी लिखिए। बहादुर पूरा नाम दिल बहादुर, एक लड़का जो नेपाल से भागकर आ जाता है, अमरकांत जी के यहाँ नौकर का काम करता है, बहुत ही हंसमुख है, दिन भर घर में फिरकनी की तरह नाचता रहता है, घर के सभी लोगों के काम करता है, लेकिन अपने परिवार से लगाव है। अपनी मालकिन को कहता है कि मेरी तनख्वाह के पैसे मेरी माँ को भिजवा देना, क्योंकि माँ बाप का कर्ज तो जीवन भर भरा जाता है। और जब किशोर उसे पीटता है तो कहता भैया बाप की गाली नहीं, सुअर की औलाद मत बोलना। कहता ना, किशोर उससे कहता है कि सुअर की औलाद। तो बहादुर को यह बात बहुत गलत लगती है। बहादुर कहता है मैं आपके यहाँ काम करता हूँ, आप मुझे कुछ भी कह लीजिए, लेकिन पिताजी के बारे में कुछ मत कहिए। तो ये था बहादुर का व्यक्तित्व। अगला है इसमें, मूल्यवान वस्तुएं सस्ती होने पर भी महंत ने अंधेर नगरी में रहने के लिए मना क्यों कर दिया? मूल्यवान वस्तुएं यानी कि जो महंगी महंगी वस्तुएं थी वो अंधेर नगरी में बहुत सस्ती थी, तो गुरुजी जो महंत जी थे उन्होंने मना किया। अपने दोनों शिष्य गोवर्धन दास और नारायण दास से कहा कि भाई इस नगर में नहीं रहना, ये मूर्खों का नगर है, अगर इस नगर में रहोगे तो एक दिन मुसीबत में फंस जाओगे, इसलिए हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि मूर्खों के साथ रहना यानी कि मुसीबत में फंसना कभी भी हो सकता है। अब इसमें देखते हैं सेकंड ऑप्शन, सुखी राजकुमार कहानी के आधार पर राजकुमार के जीवन काल यानी कि जब राजकुमार जिंदा थे और प्रतिमा बनने के बाद यानी कि जब राजकुमार की प्रतिमा बना दी गई तब राजकुमार के व्यक्तित्व में क्या अंतर आ गया और आपको कौन सा रूप पसंद आया? देखिए, जब राजकुमार जिंदा थे तो राजमहल में रहते थे, कभी दुख नहीं देखा था उन्होंने, कभी भी उन्हें पता ही नहीं था कि लोगों का कुछ दुख भी होता है। जब उनकी मृत्यु हो गई, उनकी प्रतिमा लगा दी गई, तो वो शहर के बीचों बीच चौराहे पर थे। तो भैया वहां पे उन्होंने देखा कि लोग कितने दुखी हैं, उनके मन में तो लोगों के लिए प्यार आ गया, करुणा आ गई, दया आ गई। तो मुझे जो राजकुमार का रूप पसंद आया है, मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के हिसाब से कहना चाहूंगा, प्रतिमा बनने के बाद के जो राजकुमार थे वो हमें बहुत अधिक पसंद आए, क्योंकि उसके बाद राजकुमार के दिल में लोगों की मदद करने का भाव आ गया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 32 की तरफ। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 20 से 25 शब्दों में लिखिए। बिल्कुल लिखेंगे भाई साहब। शतरंज के खिलाड़ी कहानी को लिखने के पीछे प्रेमचंद का क्या उद्देश्य था? शतरंज के खिलाड़ी कहानी को लिखने के पीछे मुंशी प्रेमचंद हमें यह एहसास कराना चाहते हैं कि हमें जो आजादी मिली है उसकी हमें कीमत समझनी चाहिए। जिस प्रकार मीर और मिर्जा जैसे सेनापति भोग विलास अय्याशियों में लिप्त थे, लखनऊ अय्याशियों में लिप्त था और उसके कारण उन्होंने अपनी आजादी को गवा दिया। कामचोर निकम्मा नहीं बनना है, हमें अपने देश के लिए काम करना है, अपने लिए काम करना है, अपने कर्म करने हैं। अगर हम यह सब नहीं करेंगे तो जैसे इस कहानी में वाजिद अली शाह को अंग्रेज गिरफ्तार करके ले गए थे और आजादी छिन गई थी,
उसी प्रकार हमारी आजादी भी छिन जाएगी। शतरंज के खिलाड़ी कहानी का यही उद्देश्य है जो मुंशी प्रेमचंद ने हमारे लिए लिखी थी। आप ऐसे कौन से दो मानवीय मूल्य को अपनाना चाहेंगे जिससे आपका भविष्य निर्मित हो? वर्णन कीजिए। मानवीय मूल्य कौन से अपनाना चाहेंगे? ईमानदारी, वफादारी, बड़ों का सम्मान, समय का पालन, इस तरह के मानवीय मूल्यों को हम अपनाना चाहेंगे जिससे हमारा क्या बनेगा? भविष्य बनेगा। और कर्म, कर्म को भी अपनाना चाहेंगे। जब हमें कर्म करना होगा तो कर्म करेंगे और कर्म करते समय कोई भी बहाना नहीं देंगे। तो इस तरह आप प्रश्न नंबर 32 को कर सकते हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 33 की तरफ। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बिल्कुल पढ़ेंगे भाई साहब, बिल्कुल उत्तर देंगे। गौरैया शहर पर उड़ने लगी। अरे ये तो सुखी राजकुमार पाठ है। सुखी राजकुमार पाठ ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा है। पाठ और लेखक का नाम बताइए। हमने बता दिया। जहां भी गौरैया शहर पर उड़ रही है तो हमें पता चल गया कि भाई पाठ का नाम है सुखी राजकुमार और लिखने वाले हैं ऑस्कर वाइल्ड। लेखक ने इस गद्यांश में धनी और निर्धन वर्ग के जीवन और व्यवहार की किन विषमताओं को दर्शाया है? यानी कि धनी लोग क्या कर रहे हैं और निर्धन लोग क्या कर रहे हैं। चलो साहब बिल्कुल देखते हैं। अमीर अपने महलों में रंगरलियां मना रहे थे, यानी कि धनी लोग क्या कर रहे थे? रंगरलियां मना रहे थे। और गरीब हाथ फैलाए भीख मांग रहे थे। बहुत बढ़िया भाई। आपकी राय में गौरैया सुखी राजकुमार के सानिध्य में क्या सीखती है? जो गौरैया है जो मिस्र देश जा रही थी सुखी राजकुमार के सानिध्य में, यानी कि सुखी राजकुमार के साथ रहकर सीखती है लोगों के लिए काम करना, परोपकार करना, त्याग करना, बलिदान करना और लोगों की भलाई करना। तो 33 का ये ऑप्शन नंबर 1 कर लिया है। ऑप्शन नंबर 2 आप कर लेना। वैसे तो ये पाठ का नाम है, कोतवाल साहब आ गए इसमें। अच्छा, पाठ और लेखक का नाम अंधेर नगरी है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने लिखा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। एक दिन दोनों मित्र मस्जिद के खंडर में बैठे हुए शतरंज खेल रहे थे। अरे शतरंज, शतरंज के खिलाड़ी। अच्छा, शतरंज के खिलाड़ी पाठ है और इसको लिखने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद। मीर की बाजी कुछ कमजोर थी। मिर्जा साहब उन्हें किस्त पर किस्त दे रहे थे। इतने में कंपनी के सैनिक आते हुए दिखाई पड़े। वह गोरों की फौज थी जो लखनऊ पर अधिकार जमाने के लिए आ रही थी। तो इसमें प्रसंग लिखेंगे हम, कि संदर्भ लिखेंगे कि यह जो गद्यांश है या जो जो अवतरण है हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के शतरंज के खिलाड़ी नामक पाठ से लिया गया है और इसको लिखने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद। और फिर व्याख्या में लिखेंगे मीर और मिर्जा साहब तो शतरंज खेल रहे थे, गोरों की फौज आ गई, अंग्रेजों की फौज आ गई और वाजिद अली शाह को गिरफ्तार करके ले गई। और इस तरह यहाँ पर दिखाया गया है किस प्रकार दोनों ने अपने बादशाह को तो नहीं छुड़ाया लेकिन शतरंज का जो बादशाह था उसके लिए अपनी जान दे दी। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 34 हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। 5 नंबर का एक बड़ा प्रश्न है और यहाँ पर आपको सार लेखन करना है। सार लेखन यानी कि समरी करनी है। समरी करने के लिए आप क्या करेंगे? इसे अच्छी तरीके से आपको पढ़ना होगा। ये आप पढ़ेंगे बिल्कुल भाई साहब, इस सब को पढ़ेंगे और इसमें से महत्वपूर्ण बातें इसी के अंदर से, फ्री के नंबर हैं, बिल्कुल ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, फ्री के नंबर हैं। इसको 1/3 शब्दों में लिख देना है। इसी के अंदर से जो भी आपको समझ में आए ऊपर लिख देना सार लेखन, और इसी को मैं जो भी आपको अच्छा समझ में आ रहा है लिख देना। और ज्यादा मत लिखना। हाँ, ज्यादा नहीं लिखना है। पता चल रहा है कि 20 लाइन लिख रहे हो। ज्यादा से ज्यादा 8 लाइन, ज्यादा से ज्यादा 8 और 10 लाइन से ज्यादा मत पहुंचना। एक लाइन में कम से कम 5 और 6 शब्द रखना। आराम से इसका 1/3 शब्दों में सार लेखन हो जाएगा। बहुत ही आसान नंबर है, फ्री के नंबर है 5 नंबर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। अपने मोहल्ले में जल संकट से उत्पन्न कठिनाइयों का वर्णन करते हुए दैनिक समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लगभग 100 शब्दों में लिखिए। या फिर अपने मित्र को एक पत्र। अब ये पहला वाला तो आपको लिखना है समाचार के संपादक को, टू द एडिटर यानी टू द संपादक या सेवा में श्रीमान संपादक। और दूसरा लिखना है मित्र को। तो देखो मित्र वाला आसान रहेगा। अपने मित्र को लिख दो। सबसे पहले अपना एड्रेस लिख देना जहां पे आप रहते हो। उसके बाद लिखना प्यारे मित्र, और उसके बाद उसे सलाह देनी है। क्या सलाह देनी है? प्यारे मित्र,
मैं आपका बहुत ही हितैषी हूँ और मैं आपको ये सलाह देता हूँ कि भैया सिनेमा देखने से बचो। इतनी सारी पिक्चरें देखते हो, पैसा बर्बाद करते हो, ये नहीं करना है। और ध्रुव व्यसन यानी कि जो गलत आदतें आपने पाल ली हैं, तम्बाकू खाना, सिगरेट पीना, नशाबाजी करना, लेट तक सोना, मोबाइल चलाना, इनसे आप बचिएगा। आपका जीवन सुधर जाएगा, आपके परिवार का नाम होगा और अंत में लिखेंगे आपका मित्र और अपना नाम। पत्र लेखन पे मैं अलग से वीडियो आपको बनाकर दे दूंगा। आप पत्र लेखन की टेंशन ना लीजिए, बहुत जल्दी आपको पत्र लेखन पे अलग से वीडियो मिल जाएगी। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये अगर पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। प्रश्न नंबर 37, 300 शब्दों में निबंध लिखना है। 300 शब्द का मतलब हो गया भाई, एक लाइन में आप ये मान के चलो कम से कम 6 से 7 शब्द लिखोगे आप। अगर आपने 6 शब्द लिखे तो 50 लाइन, 50 छिक्का 300, तो 50 लाइन में सब निबंध लिखना होगा। और सबसे आसान तो यही रहेगा, शहरों में बढ़ता प्रदूषण, प्रदूषण के बारे में छापते जाओ, रुको मत। सबसे आसान तरीका रहेगा आपको ये। 300 शब्दों में आप निबंध लिख सकते हैं, ये वाली बात है। ये 37 क्वेश्चन, इस तरह आपके 37 के 37 क्वेश्चन इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश की गई। बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपके सामने पेपर को एक्सप्लेन किया और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इस तरह की और अच्छी और शानदार वीडियो के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं और पेपर के लिए आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक।